जैसा कि हम सब जानते हैं, इस समारोह से बड़ा कोई आयोजन नहीं है। भव्य आयोजन और राष्ट्रपति जी का काफिला राष्ट्रपति भवन की ओर कर्तव्य पथ पर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, और जिस क्रम में प्रोटोकॉल के हिसाब से गण्यमान्य व्यक्तियों का आना हुआ था, अब उसके रिवर्स ऑर्डर में उनका यहां से प्रस्थान होता है। राष्ट्रपति जी के बाद अब माननीय उपराष्ट्रपति जी श्री सीपी राधाकृष्णन सलामी मंच से कुछ देर में प्रस्थान करेंगे। वंदे मातरम के 150 वर्ष आज के समारोह का मुख्य थीम। Ceremony and tradition giving context to modernity. Today the signs and symbols of national celebration become more meaningful. And as we foreground them, our individual identities take a back seat and responsible nationhood leads the way. And we saw glimpses of that. तो ये परेड का अब समापन हो रहा है, वापसी हो रही है, और जिस क्रम में जो एक प्रोटोकॉल का क्रम है उस क्रम में वापसी हो रही है। और यहाँ जो झांकियाँ अलग अलग राज्यों की भी दिखाई गई। और इस कार्यक्रम में आज का जो गणतंत्र दिवस समारोह था, इसमें मुख्य अतिथि रही यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, और उन्होंने एक ट्वीट भी किया है। आई उनको भी आपने देखा यहाँ इस परेड में। उन्होंने लिखा है कि मुझे आज भारत में आकर बहुत खुशी हो रही है। भारत और यूरोप ने एक साफ विकल्प चुना है। रणनीतिक साझेदारी, बातचीत और खुलेपन का विकल्प, अपनी पूरक ताकतों का फायदा उठाना और आपसी लचीलापन बनाना हमें एक टूटी हुई दुनिया को दिखा रहे हैं कि एक और रास्ता संभव है। और चूंकि जो भारत के साथ एक बड़ी डील यूरोपियन यूनियन की हो रही है, उसको लेकर ये बात उन्होंने कही है। ये उनका ट्वीट है उर्सुला वॉन डेर लेयन की, जो यूरोपियन कमीशन, जो यूरोपीय संघ है उसकी प्रेसिडेंट हैं ये, और वो आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी। तो इसको लेकर यहाँ कई दूसरी जगहों पर भी अलग अलग राज्यों में वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने, राज्यपालों ने भी ध्वजारोहण किया है, राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी ध्वजारोहण किया है और इस कार्यक्रम को मनाया है। इसको लेकर लोगों में उत्साह रहता है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। आज ही के दिन भारत का संविधान लागू हुआ था और संविधान को लेकर काफ़ी चर्चाएं होती हैं। सरकार पर सवाल उठते हैं कि संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। ऐसी स्थिति में, ऐसे मौके पर और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है गणतंत्र दिवस। बिल्कुल समीर जी, गणतंत्र दिवस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और गणतंत्र का जो गणतंत्र दिवस पर जो संविधान है उसकी जो उद्देशिका है और उसका पहला ही जो वाक्य है कि हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग, अब कहाँ हम भारत के लोग बचे हैं, इस पे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्योंकि हम भारत के लोगों की अब बात तो सुनी ही नहीं जा रही है। हम भारत के लोगों से तो कहा जा रहा है कि अब आप मजदूरी बने रहिए और जो ऊपर से आदेश मिले वो कीजिए, और कर्तव्य की बात कीजिए, दायित्व की बात कीजिए, अधिकार की बात मत कीजिए। लेकिन हम भारत के लोग तो कर्तव्य और दायित्व के साथ साथ अधिकार की बात भी करते हैं। तो अधिकारों पर साफ तौर पर हमले अब हो रहे हैं। तो इसलिए आज चिंता का विषय जो है पूरे देश भर में, इसको लेकर भी काफ़ी चिंताएँ व्यक्त की जा रही हैं कि हम भारत के लोग कितने बचे हुए हैं, हम भारत के लोग, और कितना भारत बचा हुआ है, इसको लेकर भी शंकाएँ व्यक्त की जा रही हैं। हालाँकि जो हम लोगों का इतिहास है समीर जी, जिस तरीके से भारत की जनता का एक संघर्षपूर्ण इतिहास रहा है, उसमें एक बात साफ है कि कोई भी ताकत जो है वो हम भारत के लोगों को डिगा नहीं सकती, हरा नहीं सकती, मिटा नहीं सकती। लेकिन खतरे तो निश्चित तौर पर विद्यमान हैं ही, और उन खतरों से लड़ाई भी हम भारत के लोगों को ही लड़नी है। जी बिल्कुल, उससे लड़नी है। कांग्रेस के पार्टी के नेता हैं जयराम रमेश, प्रवक्ता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है गणतंत्र दिवस को लेकर, और गणतंत्र दिवस पर किस तरीके से संविधान के खतरे में होने की आशंकाएं जताई जाती हैं, क्यों जताई जा रही हैं, उन सारी बातों को लेकर एक लंबा ट्वीट है उनका। वो लिख रहे हैं कि आज से 76 साल पहले भारत का संविधान लागू हुआ था। इसके बनने के इतिहास का विश्लेषण तब से लगातार किया जा रहा है जब 1966 में ग्रैनविले ऑस्टिन की क्लासिक किताब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन आई, और 1968 तक बी शिवराव की
5 वॉल्यूम वाली शानदार किताब द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिश हुई। इसमें कोई शक नहीं कि और भी कई बेहतरीन काम हुए हैं, लेकिन रोहित डे और ऑर्नेट शानी की हाल ही में आई किताब असेंबलिंग इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन अ न्यू डेमोक्रेटिक हिस्ट्री का खास जिक्र किया जाना चाहिए। संविधान की पहली 2 हाथ से लिखी हुई कॉपियों, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में, उनके कवर पर राष्ट्रीय प्रतीक भी था। 1947 के आखिर तक यह तय हो गया था कि राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ होगा, जिसे पहली बार 1905 में सारनाथ में खोजा गया था। यह 1949 की शुरुआत में ही हुआ कि मुंडकोपनिषद से लिया गया आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते को राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में एबेकस के नीचे जोड़ा गया। ऐसे कई लोग थे जिन्होंने कहा कि यह सत्यमेव जयते ही होना चाहिए, न कि सत्यमेव जयते। जाने माने संस्कृत और अन्य विद्वानों से सलाह ली गई, जिन्होंने सहमति जताई कि यह सत्यमेव जयते ही होना चाहिए। 1956 के मध्य में जाने माने इतिहासकार राधा कुमुद मुखर्जी, जो उस समय एक नॉमिनेटेड सांसद थे, उन्होंने लिखा कि मूल अशोक स्तंभ में एक पहिया भी था, जिसे उन्होंने असाधारण आकार का कहा था, जो 4 शेरों के कंधों पर रखा गया था, लेकिन प्रतीक वैसा ही रहा जैसा कि बहुत पहले तय किया गया था और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता था। 1948 में संविधान सभा द्वारा जारी की गई कुछ रिपोर्टों में एबेकस के नीचे धर्म चक्र प्रवर्तनाय शब्द का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन 1949 की शुरुआत में इसे बदलकर सत्यमेव जयते कर दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि धर्म चक्र प्रवर्तनाय शब्द पुराने संसद भवन में लोकसभा स्पीकर की सीट के ठीक ऊपर रोशन थे, और यह तब तक जारी रहा जब तक लोकसभा सितंबर 2023 में नई बिल्डिंग में शिफ्ट नहीं हो गई। तो ये उन्होंने बताया कि कैसे उसके जो प्रतीक हैं, उन प्रतीकों के साथ भी खिलवाड़ किया गया। और यहां तक कि अमलेंदु जी, जो नया संसद भवन परिसर बना है, उसके ऊपर जो अशोक स्तंभ लगा हुआ है, उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठे थे, लेकिन कोई सवाल कुछ भी उठाए जाए, कोई फर्क नहीं पड़ा सरकार पर। हाँ, और जयराम रमेश का ये जो ट्वीट है समीर जी, ये भी ये बता रहा है जयराम रमेश का ट्वीट कि अशोक स्तंभ किस तरीके से आया, किस तरीके से उसको लिया गया और उसके पीछे भावना क्या थी। और अब जो विकृत किया जा रहा है अशोक स्तंभ को, किस तरीके, यानी हमारी जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनको भी विकृत किया जा रहा है, राष्ट्रगान को विकृत किया जा रहा है, राष्ट्रीय गीत को विकृत किया जा रहा है, और राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को लेकर जिस तरीके से विवाद पैदा किए जा रहे हैं, ये सब हम भारत के लोगों के खिलाफ है। ये जयराम रमेश का ट्वीट जो बताने की कोशिश करता है कि जो भी इस तरीके की चीजें की जा रही हैं, ये सारी चीजें हम भारत के लोगों के हितों के ऊपर कुठाराघात हैं, हम भारत के लोगों के अधिकारों के ऊपर कुठाराघात है। जी बिल्कुल, और इसको लेकर ये बात कही गई, इसीलिए बहुत सारे सवाल उठते हैं और संविधान को बदलने का आरोप लगता है मौजूदा सरकार पर। और आपको याद होगा 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे, उस दौरान बीजेपी के कई सांसदों के बयान आए, जिनसे यह साबित हुआ कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में संविधान बदलने की आकांक्षा पाले हुए है। हालांकि अब 240 सीटें उसको चुनाव में मिली, इसलिए उन आकांक्षाओं की पूर्ति तो नहीं हो पाई, पर कोशिशें जारी हैं, ये विपक्ष का लगातार आरोप है। और तमाम ऐसे जो काम हैं उनसे ये साबित भी होता जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो संविधान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया जयराम रमेश ने सरकार के ऊपर, लेकिन आज गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और संविधान का बहुत उसमें प्रमुख है। और सबसे ज़्यादा यहाँ एक चीज़ ये देखने में आई है कि सरकार की कोई भी नीति है, सरकार के कोई भी कार्यक्रम है, घोषणाएं हैं, उनमें किस तरीके से राजनीति हावी रहती है, इसका हम लोग बात कर रहे थे। पद्म पुरस्कारों की अगर बात की जाए अमलेंदु जी, सोशल मीडिया पर भी इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। हमारी साथी हैं आराधना, बहुत उन्होंने इसको देखा है, लगातार ऑब्जर्व कर रही हैं कि क्या कुछ कहा जा रहा है पद्म पुरस्कारों को लेकर। हम कहेंगे कि आराधना आए और हम बताएं कि क्या कुछ चल रहा है सोशल मीडिया में। वैसे तो कार्ति चिदंबरम का ट्वीट हम लोगों ने देखा और ये चर्चा हो रही है आराधना की चुनावी राज्यों को खास तवज्जो दी गई है इसमें पद्म पुरस्कारों में, दक्षिण भारत के, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी के, अपनी विचारधारा के लोग नहीं मिले तो सीपीएम के पूर्व उप मुख्यमंत्री को उनको दे दिया गया। तो क्या कुछ और चल रहा है सोशल मीडिया में? जी बिल्कुल समीर जी, मैं आपको बता दूं कि जो भी पद्म पुरस्कारों की कल घोषणा की गई, उन्हें लेकर इसके पीछे पूरी तरह से सियासत बताई जा रही है कि ये पुरस्कार किसी के सम्मान से ज्यादा एक तरह से बीजेपी ने अपनी रणनीति, अपनी राजनीति को साधने के लिए ऐसा किया है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। क्योंकि जब आप पुरस्कारों की सूची देखिए तो उसमें उन्हीं राज्यों के लोग, बिल्कुल उन्होंने योगदान दिया है हमारे समाज में, लेकिन
इसी साल उन्हें याद करना, इसी साल उन्हें सम्मानित करना, ये सवालों के घेरे में आ जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग कहीं पश्चिम बंगाल से हैं, कहीं केरल से हैं, कहीं तमिलनाडु से हैं, और ये वही राज्य है जहां थोड़े ही दिनों में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में तो मार्च में, फरवरी अंत तक मानिए कि चुनावों की घोषणा हो जानी है, और इन राज्यों में आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह की सियासी बयानबाजी चल रही है। हर राजनीतिक दल अपनी अपनी कोशिशों में जुड़ा हुआ है कि कैसे वहां के लोगों को साधे, कैसे अपना वोट बैंक मजबूत करे, जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ पाए। ऐसे में बीजेपी, जो कि केंद्र में सत्ताधारी दल है, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल में देखें, वहां पे बीजेपी सत्ता में नहीं है। दक्षिण के राज्य केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, वहां बीजेपी सत्ता में नहीं है, और उसके लिए मुश्किल भी माना जा रहा है कि दक्षिण के राज्यों में बीजेपी उस तरह से मजबूती से उभरकर सामने आ पाएगी। आज तक दक्षिण में उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो ऐसे में पद्म पुरस्कारों में जब केरल के राज्य, आप पद्म विभूषण में देखिए, केरल के राज्य से 3 पुरस्कार है। अगर मैं नाम बताऊं तो केटी थॉमस, इन्हें जनसंपर्क में मिला है। पी नारायणन, इन्हें साहित्य और शिक्षा में मिला है। वहीं वीएस अच्युतानंदन, जो कि मरणोपरांत इन्हें मिला है, और इन्हें मिला है जनसंपर्क में। तो ये 3 के तीनों केरल के हैं, और 5 पद्म विभूषण पुरस्कार हैं, जिसमें 3 केरल को दिए गए हैं। तो आप सोचिए कि और एक अभिनेता धर्मेंद्र जो दिवंगत हुए कुछ दिन पहले, और एक तमिलनाडु। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश एन राजम कला। तो खैर वो है, एक्चुअली वो एन राजम हैं, वायलिन वादक हैं, वो बीएचयू में प्रोफेसर है, लेकिन वो मूल रूप से वो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। जी बिल्कुल, यानी देखा जाए तो पूरी तरह से उन्हीं राज्यों को साधा गया है जिन राज्यों में चुनाव हैं। और जिस तरह कार्ति चिदम्बरम का बयान सामने आया, उन्होंने एक्स पर बाकायदे ट्वीट किया और लिखा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होता अगर, तब तो बीजेपी के लिए, मोदी सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो जाता कि वो कैसे इन पुरस्कारों का चुनाव करे, किसे सम्मानित करना है। लेकिन वो तो अच्छा है कि एक एक करके हर राज्य के चुनाव आते हैं, तो इनके लिए बहुत आसान होता है कि ये चुनावी राज्य है, यहाँ पुरस्कार वितरित कर दिया जाए। अब देखिए, इससे पहले भी भारत रत्न का ही, कर्पूरी ठाकुर जी को जब भारत रत्न सम्मान दिया गया था, तो 2024 के अंत में उसकी घोषणा की गई थी। 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने थे, और उस दौरान भी जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पुरस्कार की घोषणा की गई, उसके कुछ ही दिन बाद खबर आती है कि नीतीश कुमार पाला बदल गए हैं, वो बीजेपी के पाले में आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं इन पुरस्कारों का भी बीजेपी राजनीतिक रूप से इस्तेमाल कर रही है। इस तरह के आरोप लग ही रहे थे, तब से ही लग रहे थे, और अब एक बार फिर जब पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है, तो ये आरोप और भी तेज हो गए हैं। तो मतलब देखा जाए तो बहुत ही चिंता का विषय है कि देश के वो पुरस्कार जो देश में योगदान देने वाले लोगों को पहचानने के लिए, ताकि बाकियों के लिए वो एक मोटिवेशन का काम करे, जो हमारे युवा हैं उनके बीच एक संदेश जाए कि किस तरह इन लोगों ने योगदान दिया, और आपको भी यही सोचना है कि आप अपने देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और ऐसे मौके पर इसीलिए इन पुरस्कारों की घोषणा भी होती है 26 जनवरी के ठीक एक दिन पहले। 25 जनवरी को घोषणा की गई है, वो भी एक अलग उसका महत्व है। लेकिन अगर इस तरह इन पुरस्कारों में भी राजनीति की जाएगी तो हमारा देश किस तरफ आगे बढ़ रहा है? जी बिल्कुल, उससे लोग कैसे मोटिवेट होंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही, धन्यवाद आराधना इस पूरी जानकारी के लिए। तो ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं पता है, सोशल मीडिया में भी बाकायदा इसकी चर्चा हो रही है, और ये सारी चीजें अब जो जिसे आराधना ने बताया अमलेंदु जी की कर्पूरी ठाकुर को बिहार चुनाव से ऐन पहले, उसी तरीके से हमको याद आ रहा है कि चौधरी चरण सिंह को, और राजीव जी लग ये रहा है कि अब मोदी हाँ समीर जी लग ये रहा है कि अब मोदी जी जो है चुनावी राज्यों में चवन्नियां तलाश रहे हैं। आपको याद होगा कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने से पहले उनके पौत्र जो है, उनका एक बयान आया था कि मैं कुछ चवन्नी हूँ जो पलट जाऊंगा, और जब भारत रत्न मिला तो वो साहब पलट गए। तो अब क्या चवन्नियाँ तलाशी जा रही हैं इन राज्यों में कि चवन्नी मिले और चवन्नी पलट जाए? अब मुझको नहीं लगता है कि जिन लोगों को दिए गए उनमें कोई चवन्नी होगा जो पलट जाएगा। हालांकि जो वीएस अच्युतानंदन है, उनके बेटे वी अरुण कुमार हैं, उन्होंने कहा है कि ये देश की ओर से एक पहचान है, अनमोल है, परिवार इसको सम्मान को बहुत खुशी का स्वीकार करता है। और वहाँ भी ये ध्यान रखा गया है कि चूँकि वीएस अच्युतानंदन जो हैं, उनका पी विजयन जो है, पिनराई विजयन, उनके साथ 36 का आंकड़ा था और काफी ज्यादा संघर्ष हुआ था। और एक बार ये भी हुआ कि दोनों ही लोगों को निकाल के बाहर किया गया, उससे जो उनकी पॉलिट ब्यूरो होता है उससे दोनों को बाहर कर दिया था, और बाद में फिर दोनों को वापस लिया गया। और वीएस अच्युतानंदन जो थे वो आखिरी समय तक जो थे वो मतलब सक्रिय रहे राजनीति में, बहुत एक तो कहा जाए कि तेज तर्रार नेता थे। और लेकिन एक चीज और भी है अमलेंदु जी, थोड़ा सा आपको टोका मैंने कि जब वीएस अच्युतानंदन थे मुख्यमंत्री, तो केरल
केरल की सरकार को लेकर उस समय के बीजेपी के बड़े नेताओं की जो प्रतिक्रियाएं आती थी तो वो उसी तरीके से होती थी जैसे आज विपक्ष शासित राज्यों में होती है। समीर जी, प्रधानमंत्री मोदी ने कोई समय ऐसा नहीं छोड़ा कि जब केरल गए हो माकपा सरकार में और तब उन्होंने वीएस अच्युतानंदन पे हमले ना किए हों। और केरल के लिए इतना तक कह दिया था कि 2016 का जब चुनाव था तो मई में मोदी जी गए थे, हालांकि उस समय ओमान चांडी जो थे वो वहाँ मुख्यमंत्री थे, तो उसकी तुलना जो थी सोमालिया से कर दी थी केरल की, और उस पर बहुत सख्त टिप्पणी जो थी वो ओमान चांडी ने कहा था। और ओमान चांडी ने जो था ये मतलब ये कहा कि मोदी ने जो प्रधानमंत्री के कार्यालय को अपमानित किया है, और इतना ज़्यादा उनका विरोध हुआ कि सोशल मीडिया पर पो मोने मोदी जो था वो ट्रेंड करने लगा था उस समय, ये आया। और ये चांडी ने अपने बयान में कहा था कि क्या केरल भारत का राज्य नहीं है? क्या ये प्रधानमंत्री के लिए शर्म की बात नहीं है कि वे कहें कि सोमालिया जैसा राज्य देश में है? पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे निष्ठावान लोगों ने प्रधानमंत्री कार्यालय की शोभा बढ़ाई है, और मुझे ये कहते हुए आप सोच रहे हैं कि आपकी तरह किसी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को इस तरीके से अपमानित नहीं किया है। ये ओमान चांडी ने कहा था उस समय के मुख्यमंत्री थे। तो ये समझिए जी, आप जाके वहाँ हमले करते रहे, केरल के ऊपर आप हमले करते रहे, अब जाके आप वहाँ से, अब देखिए वहाँ से केरल से जो लिया गया है, अब आपने जो है साहब वीएस अच्युतानंदन को भी लिया है वहाँ से, और वहाँ से जो आरएसएस के नेता हैं पी नारायणन, आपने उनको भी दे दिया है। तो आपने वहाँ क्या बताने की कोशिश की कि नारायणन जो हैं उनका कद जो है वो अच्युतानंदन के बराबर है, ये आपने बताने की कोशिश की है। तो ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से इन पद्म पुरस्कारों के रेवड़ियां बट रही हैं, तो इनको रेवड़ियां ही कहा जाएगा, मोदी रेवड़ी। और भी है अमलेंदु जी कि लोग सोशल मीडिया पे ये भी चर्चा हो रही है, कुछ लोग लिख रहे हैं कि शशि थरूर का नाम नहीं है। हाँ, उसी पे ये भी कहा जा रहा है कि शशि थरूर के लिए शायद प्रधानमंत्री ने कुछ और सोच रखा हो। हाँ, हो सकता है भारत रत्न सोच रखा हो। हाँ, मिल भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन शशि थरूर ने थोड़ा पानी फेर दिया है पुरस्कारों की लाइन में आने पे, चूंकि शशि थरूर ने कह दिया कि मेरी जो विवाद है वो मैं पार्टी के फोरम पे कहूँगा, बाहर कुछ नहीं कहूँगा। तो अब ये मतलब दिल पे वो चल रही हैं छुरियाँ जिसे कहा जाता है, वो चल गई हैं बीजेपी के। अब वो एक शकील अहमद साहब हैं, पहले जो थे वो हुआ करते थे संचार मंत्री यूपी की सरकार में, और कहा जाता है कि मधुबनी से लेकर पटना तक उन्होंने कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया, और वहाँ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे शायद बिहार में। अब वो जो है बहुत हमलावर हो रहे हैं, तो उन्होंने शशि थरूर को लेकर कुछ कह दिया। शशि थरूर ने कह दिया कि मैं हर व्यक्ति की बात का जवाब तो नहीं दूंगा। तो अब ये मतलब लाए गए थे, तो हमने तो कहा, जो उनके ट्रोल आर्मी के हैं अमित मालवी साहब, उन्होंने ट्वीट किया उनका बयान। मैंने कहा भाई जो पूनावाला साहब जो थे वो तो किसी काम के निकले नहीं, एक अदद राज्यसभा की सीट का इंतजाम करवाइए इनके लिए, शकील अहमद साहब के लिए। जी बिल्कुल, हर चीज यहाँ पर राजनीति से प्रेरित। और एक बात और है अमलेंदु जी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे अब हम लोग बात कर रहे हैं, और आराधना ने भी बताया कि यहाँ ये चुनावी राज्य है जहाँ खास तौर पर तवज्जो दी गई है। यही नहीं, अपना राजनीतिक फायदा और भी साधने की कोशिश की गई है। शिबू सोरेन को देने के पीछे भी बताया जा रहा है कि बड़ा मकसद है, वहां किसी भी तरीके से झारखंड में एनडीए की सरकार चाहती है भारतीय जनता पार्टी, वहां भी जो है वहां भी चवन्नी तलाशी जा रही है कि चवन्नी वहां भी मिल जाए। तो चवन्नी वहाँ मिलेगी, पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, चूंकि हेमंत सोरेन तो साफ कर चुके हैं कि भाई चवन्नी ने हम नहीं मिलेंगे। हालांकि राजनीति में समीर जी कुछ होता नहीं है, वही पलट जाते हैं जो कहते हैं मैं चवन्नी हूँ क्या। तो इसलिए बाकियों के लिए क्या काया लगे, अभी हम कुछ कह नहीं सकते क्या नहीं, लेकिन बहरहाल फिलहाल ये कोशिश की। लेकिन ये समीर जी विजय कुमार इनके वीके मल्होत्रा के साथ और भगत सिंह कोश्यारी के साथ शिबू सोरेन को रख के शिबू सोरेन का सम्मान नहीं किया गया, बल्कि ये शिबू सोरेन का घोर अपमान है, ये कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, अब देखते हैं वहां पर क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से ये कैसे इनको एक बनाया गया है, इनका इस्तेमाल किया गया है, ये बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है। कार्ति चिदम्बरम का ट्वीट देखते हैं जो उन्होंने लिखा है, और बहुत ही तंज तो किया है उन्होंने, लेकिन उसमें सच्चाई भी बहुत बड़ी है। सीधे कह रहे हैं कि सरकार तो चाह रही है कि वन इलेक्शन, वन नेशन, वन इलेक्शन हो, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो आप ऐसे राज्यों के हिसाब से कैसे पद्म विभूषण बांटेंगे। वो लिख रहे हैं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता तो सरकार के लिए पद्म पुरस्कार पाने वालों को चुनना कितना मुश्किल होता। अब ये बहुत आसान है, बस चुनाव वाले राज्यों से लोगों को चुन लो। और ये भी खैर हो सकता है कि जब ऐसी स्थिति आएगी तो पद्म पुरस्कार की जरूरत ही फिर क्या है। हाँ, ये एक ही बार 5 साल में दे दिए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और समझिए केरल से एक जो पद्म पुरस्कार दिया गया है, वो वहाँ एक ओबीसी वर्ग होता है, पिछड़ा हिंदू समुदाय एजवा, उसके नेता हैं वेल्लापल्ली नटेशन।
तो उनको सार्वजनिक मामलों में पद्म भूषण दिया गया है। और ये जो है नारायण धर्म परिपालन SNDP योग उसके महासचिव हैं, और नटेशन जो है इनको अक्सर जो है वो मुस्लिम विरोधी टिप्पणियों के लिए जाना जाता है। तो ये किया है। और उनके बेटे जो हैं थुशुर वेल्लापल्ली, वो भरत धर्म जनसेना के प्रमुख हैं। अब समीर जी, इन्होंने पिछले ही साल अक्टूबर में आई मलयालम का एक वर्तमानम पॉडकास्ट होता है, और उसमें कहा था कि पुरस्कार उनके लिए बहुत कम मायने रखते हैं, और जो उनका सेंटेंस था उसका हिंदी अनुवाद ये है कि मुझे पद्म भूषण नहीं चाहिए, इसका क्या मूल्य है। यह एक ऐसी चीज बन गई है जिसे खरीदा जा सकता है। एक समय था जब इनका मूल्य था। तो बहुत टिप्पणी और उनको दिया गया है, और उनको दिया गया है। तो देखते हैं कि वो स्वीकार करते हैं कि नहीं करते कि नहीं करते हो। स्वीकार करते हैं तो चवन्नी बनते हैं कि नहीं बनते हैं, ये भी तो फिर देखा जाएगा किसको चवन्नी बनाया जाता है वहाँ। तो चवन्नियों की तलाश जो हो रही है इनके जरिए, तो ये भी समीर जी एक अब इस पे टिप्पणियां सोशल मीडिया पर खूब हो रही हैं। लेकिन बहरहाल इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। ये ध्यान रखना होगा कि शिबू सोरेन जो है जब जेल गए थे उसके 2 साल बाद जो है अब ये पद्म भूषण की घोषणा की जा रही है। और हाँ, हेमंत सोरेन जेल गए थे। अब राज्य मतलब जब झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने थे उससे ठीक पहले हेमंत सोरेन को जेल दे दिया गया मुख्यमंत्री रहते हुए, और अब वहां जब ये सारी जो कह लीजिए कि चीजें कामयाब नहीं हुई, तो फिर अब ये हो रहा है कि कैसे उनको अपनी तरफ मिलाकर सरकार बनाने की, उनके साथ सरकार बनाने की कोशिश की। हाँ, उनके साथ सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है समीर जी। और देखिए, ये साफ तौर पे ये समझा जा सकता है कि आप मतलब अब ये रास्ते पैदा कर रहे हैं कि भाई या तो आप चवन्नी बनिए और वरना जेल जाइए। ये कल ही तेजस्वी यादव जो हैं वो कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं राष्ट्रीय जनता दल के, और इस अवसर पर उन्होंने यही कहा कि अब इस तरह की परिस्थितियां पैदा कर दी गई हैं कि आपके पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो बीजेपी के साथ शामिल हो जाइए, उनके सामने झुक जाइए, वरना फिर जो है आप बीजेपी से लड़िए। हम लोग सुन भी सकते हैं तेजस्वी ने क्या कहा था। जी बिल्कुल, सुनते हैं तेजस्वी क्या कह रहे हैं। और ये बिल्कुल साफ कई बार कई मौकों पर और कई घटनाओं को देखते हुए लगता है कि आप बीजेपी के साथ हैं तो सब कुछ ठीक है, आप ईमानदार हैं, आप देशभक्त हैं, और अगर बीजेपी के खिलाफ हैं, राजनीतिक रूप से किसी दूसरी पार्टी में हैं, तो फिर आपकी निष्ठा संदिग्ध है। सुन लेते हैं तेजस्वी यादव को क्या कह रहे हैं। ये दौर ऐसा दौर है जहां 2 ही विकल्प है, या तो मोदी जी के चरणों में रहिए या तो लड़ाई लड़िए। हमारे चाचा तो चरण में चले गए, सब लोगों ने उस तस्वीर को देखा होगा, लेकिन आदरणीय लालू जी आज तक अपनी विचारधारा से न झुके हैं और न झुकने वाले हैं। तो हम इतना भरोसा देते हैं कि हम लोगों को किसी के चरण में जाने की, मेरी जो राय है वो चरण में जाने की, गिरने की नहीं, बल्कि लड़के मरना पसंद है। और हम सब लोग जो है मिल करके लड़ेंगे। और सिद्दीकी साहब जी ने तो अंतिम गीत अच्छा गाया, 2 गीत गाया, हम होंगे कामयाब। और अंतिम में उन्होंने गीत गाया, भाई कल की बातें छोड़ो। तो हम लोग सब लोग नए सिरे से, जो हम सब लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि एकता में ही शक्ति है, अब एक होकर के लड़ाई लड़ने की है, ना कि हमको ये पसंद नहीं, हमको तुम पसंद नहीं, तुम पसंद तो हम पसंद नहीं। इससे नुकसान सबका है। तो ये है अब तेजस्वी यादव। इसका मतलब अब लेदू जी कि सीधे इन लोगों पर लगातार दबाव बन रहा है कि आप साथ में आइए, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे तमाम नेताओं के, अजीत पवार तो कह ही रहे हैं कि मेरे ऊपर 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप है, लेकिन आज मैं सरकार चला रहा हूं इसलिए कि बीजेपी के साथ सरकार चला रहा हूं। ये सारी बातें हैं, लेकिन हर एक चीज को राजनीतिक फायदे और नुकसान के आधार पर देखना ये भी थोड़ा कुछ ज्यादा ही है, हो जाता है। लेकिन सरकार को नहीं लगता कि कुछ भी ज्यादा हो रहा है, चाहे राजनीति हो, धर्म हो। आप अमलेंदु जी ये भी देखिए कि काशी तमिल संगमम लगातार हो रहा है, उसका मकसद क्या है? और अयोध्या में भगवान राम की जो प्रतिमा स्थापित हुई है, उत्तर भारत में उन प्रतिमाओं का की परंपरा नहीं है, वो दक्षिण भारत की परंपरा है। लेकिन और वहां पहले जो रामलला की मूर्ति थी भी, उसको हटाकर यहां पर वो दक्षिण भारत की कम से कम राजनीतिक फायदा वहां मिल जाए, लेकिन राजनीतिक फायदा अयोध्या में भी नहीं मिला और वहां तो अभी
मिलना बहुत दूर की बात है। नहीं, जब आप इस तरीके से राजनीतिक स्वार्थ के लिए आप भगवान का इस्तेमाल करेंगे तो भगवान भी कुपित हो जाता है ना समीर जी। तो भगवान कुपित है, डंडे लगा रहा है। कर्नाटक में बजरंग बली को जोड़ दिया था, बजरंग दल से तो पटक पटक की गदा मारी थी भगवान जी ने, ठीक कर दिया था। यहाँ भी राम मंदिर का लेना चाहा था तो भगवान राम कुपित हो गए, 240 पे ला पटका, अयोध्या में हरवा दिया। तो अब भगवान कुपित हैं, तो ये कुछ भी करते हैं लेकिन ये बाज नहीं आते हैं। अब देखिए जिस तरीके से शंकराचार्य के ऊपर हमले हो रहे हैं, और समीर जी मतलब बेशर्मी की हद ये है कि शंकराचार्य के यहाँ पहुंचकर कुछ गुंडे जो हैं वो आई लव बुलडोजर बाबा नारे भी लगा रहे हैं। उनको आप जाने दिया गया। शंकराचार्य को तो स्नान करने के लिए नहीं जाने दिया जा रहा है, और गुंडों को नारा लगाने के लिए भेजा जा रहा है कि जाके नारा लगाओ शंकराचार्य के आई लव बुलडोजर बाबा। तो ये सब चीजें भी आ रही हैं। खैर आज 9 दिन हो गए हैं वो अब धरना स्थल पर हैं, और उसी जगह आज उन्होंने ध्वजारोहण भी किया है। ये तस्वीरें आई हैं और ये हम देख रहे हैं शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की तस्वीरें। लेकिन इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से अपनी ही पार्टी के भीतर ही वहां पर जिस तरह से उलझी हुई है और शंकराचार्य के समर्थन में लोग दिखाई पड़ रहे हैं, वो अब लगता है कि ये पार्टी के लिए बड़ा मुद्दा बन गया है। इसकी बात करेंगे। इधर राहुल गांधी ने भी गणतंत्र दिवस पर एक ट्वीट किया है और लिख रहे हैं कि सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा संविधान हर भारतीय का सबसे बड़ा हथियार है, यही हमारी आवाज है, हमारे अधिकारों का सुरक्षा कवच। इसी की मजबूत नींव पर हमारा गणतंत्र खड़ा है जो समानता और सौहार्द से ही सशक्त होगा। संविधान की रक्षा ही भारतीय गणतंत्र की रक्षा है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को सच्ची श्रद्धांजलि है। जय हिंद, जय संविधान। तो ये आज गणतंत्र दिवस पर तमाम जगहों पर अलग अलग लोग अपने ढंग से इसको मना रहे हैं, और पार्टी दफ्तरों में और सरकारों के जो प्रमुख हैं वो अलग अलग जगहों पर ध्वजारोहण कर रहे हैं। जो तस्वीर देखी हम लोगों ने माघ मेला क्षेत्र की, वहाँ शंकराचार्य ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी ध्वजारोहण किया है, और धरने पर बैठे हैं। हजारों लोग उनके समर्थन में वहां मौजूद हैं। यूपी सरकार के भीतर बिल्कुल दो फाड़ हो चुका है। अमलेंदु जी, केशव प्रसाद मौर्य बार बार ये बयान दे रहे हैं कि शंकराचार्य का अपमान हुआ है और वो उनसे अपील कर रहे हैं कि वो जाएं। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कल केशव प्रसाद मौर्य ने कही है कि उनसे जब कहा जाएगा तो वो उनको मनाने के लिए उनके पास भी जाएंगे। इसका मतलब उनको वहां जाने से रोका जा रहा है। हाँ, बिल्कुल रोका जा रहा है। वो कह रहे हैं कि सरकार का काम है, वो सरकार करेगी। मैं तो व्यक्तिगत उससे अनुरोध कर रहा हूँ कि वो करें, और सरकार के स्तर पर मतलब जो है वो मुख्यमंत्री जो है उस पर कर रहे होंगे, ये उनका कहना है केशव प्रसाद मौर्य का। बाइट भी होगी तो हम लोग सुन भी पाएंगे उनको कि क्या कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। सुन लेते हैं केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर। ऐसा कोई कार्यक्रम मेरा नहीं है। मैंने प्रार्थना की है भगवान शंकराचार्य जी से कि कृपा पूर्वक वो अपना जो विरोध है उसको समाप्त करके संगम, पवित्र संगम में स्नान करके एक अनुकूल संदेश देने की कृपा करें। मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, प्रार्थना है, लेकिन अभी मेरा कोई जाने का कार्यक्रम नहीं। लेकिन जो अधिकारी नहीं पहुंचे उस पर बड़ा उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। जो भी होगा उसके लिए हम लोगों ने कहा था उसकी जांच करा करके जो होगा समाधान उसका निकाला जाएगा, लेकिन यह अभी जाने का मेरा कोई कार्यक्रम नहीं है। लेकिन मेरी प्रार्थना पुनः है कि अगर विरोध को समाप्त करके वह संगम स्नान कर लेंगे तो एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा, ऐसी मेरी पूज्य शंकराचार्य जी महाराज से प्रार्थना। शंकराचार्य जी ने कहा है कि आपको सीएम होना चाहिए, क्योंकि आपने जो बात करी वो पूज्य शंकराचार्य हैं, वो कोई राजनीतिक नहीं है, और किसको सीएम होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए, मैं क्योंकि संत हैं, बहुत बड़े संत हैं, जगतगुरु शंकराचार्य हैं, इसलिए मैं उनके द्वारा कोई बात कही गई उस पर कोई टिप्पणी करूँ वो मर्यादा के अनुकूल नहीं है। लेकिन यह सब तय करना हमारी पार्टी का काम है, और उनसे यही चरणों में प्रार्थना करेंगे। हम उनका सम्मान करते हैं, प्रयागराज के माघ मेले में आए, उनका हृदय से स्वागत करते हैं। वो जो विरोध है उसको समाप्त करके संगम में डुबकी लगा करके एक अनुकूल संदेश देने की कृपा करें, ऐसी हाथ आप उनको कोई पहल क्यों नहीं की जा रही है? सरकार की तरफ से क्या कोई पहल क्यों नहीं की जा रही, क्योंकि वो नाराज है? स्तर माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से उस पर जो भी प्रयास किया जा रहा है वो किया जा रहा है, मेरे स्तर से प्रार्थना की जा रही है। अच्छा, एएमआई के लिए तो सीधे कई बार कह चुके हैं कि केशव प्रसाद मौर्य की वहाँ शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ उनका अपमान हुआ है, और जिन्होंने किया है जांच की जाएगी, उनको सजा मिलेगी। लेकिन सरकार और मेला प्रशासन एक के बाद उनको नोटिस भेज रहा है। बीजेपी में जबरदस्त दबाव है अमलेंदु जी, जिस तरीके से पूरा संत समाज और बहुत सारे लोग शंकराचार्य के समर्थन में दिख रहे हैं, वहाँ पहुंचे हुए हैं, हजारों लोग उनके साथ वहाँ धरने पर बैठे हुए हैं रोज।
उसको लेकर बीजेपी पर बहुत बड़ा दबाव है। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इतना आगे बढ़ चुके हैं कि उनको लग रहा है कि अब अगर कदम पीछे खींचते हैं, उनसे माफी मांगते हैं तो फिर उनका अपमान होगा। नहीं, अब ये बताने की कोशिश की जा रही कि मैं मुख्यमंत्री भी हूँ और हिंदू धर्म का सबसे बड़ा आचार्य भी मैं ही हूँ, ये बताने की कोशिश है। जबकि हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्माचार्य जो हैं वो शंकराचार्य ही हैं। सारे मठ मंदिर जो हैं और अखाड़े सब शंकराचार्य के अंडर में आते हैं। और समीर जी, जब शंकराचार्य स्नान करने जाते हैं तो आगे आगे नागा साधुओं की फौज चलती है। ये जो एक संघर्ष पैदा करने की कोशिश की जा रही है, आप समझ लीजिए कि किस तरीके से कोशिश की जा रही है। धर्म को बांटने की कोशिश हो रही है, हिंदुओं को बांटने की कोशिश की जा रही है। वो लोग जो कहते थे कि बटोगे तो कटोगे, तो वो हिंदुओं को काटने पे बांटने पे दोनों पे तुले हुए हैं। ये सामने आ रहा है। और किस आधार पे बांट रहे हैं आप? शंकराचार्य का अपमान करके। ये हिंदू धर्म का अपमान है समीर जी, शंकराचार्य का अपमान नहीं है बिल्कुल भी। जी, यही बात कह रहे हैं। शंकराचार्य भी, एक बार सुनते हैं क्या कहा है। लेकिन 9 दिन हो गए हैं उसी जगह पर वो बैठे हुए हैं जहां उनको मेला प्रशासन जबरन वहां उनको ले आया, स्नान नहीं करने दिया। और उनके समर्थकों के साथ क्या कुछ हुआ था वो तमाम तस्वीरें, विजुअल्स हम लोगों ने देखे हैं कि कैसे उनको घसीट घसीट कर मारा गया था। सुनते हैं शंकराचार्य क्या कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने भाई अपनी राजनीति चमकाने के लिए कोई कितना भी कुछ करे, राजनीति चमकाने के लिए किया गया। जब तक मुकदमा चल रहा था राम जन्मभूमि का, कितनी बार पैरवी करने के लिए न्यायालय गए आदित्यनाथ? बता दो नाम। वकील थोड़े ना, वकील पैरवी नहीं करता है, वकील बहस करता है। पैरवी जो है मुवक्किल करता है। आप लोग ये मानते हैं कि बीजेपी ने मंदिर बनवाया कि वकीलों ने कोर्ट में केस जीता? वकीलों ने जो जीता, पक्षकारों ने जीता। काउंटर कर रहे हैं, वकीलों ने जीता, पक्षकारों ने जीता। मुकदमा तो उन्होंने लड़ा, बीजेपी ने कहाँ लड़ा मुकदमा? बीजेपी कहाँ पक्षकार थी? बताओ ना। नहीं पक्षकार थी, तो फिर बीजेपी की सरकार जब नहीं थी तो यहाँ पर नहीं बना मंदिर। बीजेपी की सरकार, ये तो कौआ के बैठने से फल गिर गया तो आप कहेंगे कौए ने तोड़ दिया। ऐसी बात कर रहे हो आप? तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं अमलेंदु जी, शंकराचार्य, अभिमुक्तेश्वर आनंद की राम मंदिर का श्रेय इतना ले रहे हैं, इतना पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। वही बात अभी जो हम लोग कर रहे थे कि कैसे उसका भी राजनीतिक फायदा ले लिया जाए। लेकिन उसके लिए क्या किया है, पैरवी किसने की है, और उसमें उत्तर प्रदेश के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका क्या योगदान है। वही बता रहे हैं कि पैरवी तो हम लोगों ने की, उसमें उनका कौन सा योगदान है ये बताएं वो। और आज वही ये तय कर रहे हैं कि कौन हिंदू है, हिंदू धर्म कैसे चलेगा, हिंदू धर्म के तरीके क्या हैं, हिंदू धर्म की क्या उसकी परंपराएं। हाँ, बल्कि अब हिंदू धर्म की मतलब संहिता है जो वो भी बीजेपी लिखेगी। अब बीजेपी बताएगी कि कैसा हिंदू है और हिंदू धर्म में क्या क्या करना है, ये बीजेपी बताएगी। अरे बीजेपी पैदा भी नहीं हुई थी, हिंदू धर्म सदियों से है। सनातन धर्म इसीलिए है कि आदि सनातन है। तो ये सनातन धर्म पे हमला बीजेपी कर रही है, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। और आप देखिए कि मोहन भागवत खामोश हैं, नरेंद्र मोदी खामोश हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। भाई किसी अधिकारी की इतनी हैसियत है कि वो बिना सरकार की शय के शंकराचार्य पर इस तरीके से हमले करें? तो ये विपक्ष साफ तौर पे आरोप लगा रहा है। समीर जी, जो स्वामी आनंद स्वरूप हैं, जो उसके अखाड़ा इसके शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक और बहुत तीखा बयान दिया, उसको भी हम लोग सुन सकते हैं शंकराचार्य के। जी बिल्कुल, बहुत सारे धर्माचार्य जो हैं वो इस शंकराचार्य के अपमान को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। सुनते हैं क्या कह रहे हैं स्वामी आनंद स्वरूप। ओम नमो नारायण। आज माघ मेले के बयान विषय को एक नाचने वाली अंडरवर्ल्ड डान की जो रखेल है ममता कुलकर्णी, उससे बयान दिलाया जा रहा है। अब वो कह रही है कि स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी आके मेरे चरणों में मुझसे आत्मज्ञान लें। अब सोचिए किस प्रकार से लोग इस विषय का मजाक उड़ा रहे हैं। और ये कौन करवा रहा है? सरकार करवा रही है शिक्षा धर्माचार्यों की। और ऐसा नहीं कि आज अब मुक्तेश्वरानंद पे है तो कल आप पे नहीं आएगा, आप पे आएगा। जो सरकार के प्रवक्ता बने फिर रहे हैं ना, वो भी रौंदे जाएंगे। और जब रौंदे जाएंगे तब भी हम ही खड़े होंगे, उनके लिए भी हम ही लोग खड़े होंगे और कोई खड़ा नहीं होगा। इसलिए कि हम धर्म के साथ खड़े हैं, सत्ता के साथ खड़े नहीं है। हम धर्म सत्ता के साथ खड़े हैं, राज सत्ता के साथ खड़े नहीं है। ये टकराव राज सत्ता वर्सेस धर्म सत्ता है। राज सत्ता धर्म सत्ता को रौंद देना चाहती है, समाप्त कर देना चाहती है इसी विषय को लेकर के। लेकिन ये हरगिज नहीं होने देंगे, चाहे भले मर मिटेंगे। ममता कुलकर्णी सावधान हो जाओ, तुम्हारे ऊपर केस करेंगे। तुमने धर्म सत्ता की अवमानना की है, तुम जेल जाओगी।
दाऊद के मामले में तुमको जेल नहीं जा पाई, लेकिन इस मामले में तुम जेल जाओगी। तुमको किन्नर मिन्नर जितने भी इन्नर किन्नर अखाड़े हैं, कोई बचा नहीं पाएगा तुमको। तो ये किस तरीके से शंकराचार्य को ट्रोल किया जा रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है सोशल मीडिया पर बहुत ही अभद्र भाषा में अमलेंदु जी, और सीधे ये कहा जा रहा है कि ये किस तरीके से ये जानबूझकर करवाया जा रहा है और बाकायदा ऐसे लोगों को प्रेशर दिया जा रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे वहां जब हमले की कोशिश की गई, सैकड़ों लोग वहां पहुंच गए, लेकिन वहां जो जुटे हुए थे शंकराचार्य के समर्थक, उनके शिष्य, उन लोगों ने उनको कुछ आगे नहीं बढ़ने दिया, उन अराजक तत्वों को। पर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर पुलिस और प्रशासन क्या कर रहा था। मेला क्षेत्र बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, संवेदनशील एरिया है, वहां सुरक्षा की व्यवस्था रहती है, सैकड़ों की तादाद में लोग लाठी डंडे लेकर पहुंच रहे हैं, उनको जाने कैसे दिया गया? कैसे जाने दिया? नारे लगाते हुए पहुंच रहे हैं आई लव बुलडोजर बाबा, तो क्यों कैसे जाने दिया? ठीक वहां तक पहुंच जा रहे हैं जहां शंकराचार्य हैं, और वो तो कहिए उन्होंने पहले ही वहां से सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए थे। तो आशंका थी, इसका मतलब उनकी आशंकाएं सही थी। जहां से भी शंकराचार्य जी को सूचना मिली, इसका मतलब सूचनाएं सही थी, तो तभी उन्होंने वहां लगवाया। लेकिन समीर जी, अब इसको लेकर हिंदू धर्म में बीजेपी के प्रति नाराजगी बहुत बढ़ती चली जा रही है। नवी पीढ़ी के पेशवा हैं प्रभाकर नारायण राव पेशवा, और वो जो है वो उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि अगर शंकराचार्य जी ने यहाँ आना बंद कर दिया तो क्या होगा। तो उनका कहना था कि अब संगम बेचने की तैयारी है, सत्ता के बाबर और औरंगजेब अब हिंदुआइज जजिया लगाएंगे और प्रति डुबकी 50 रुपये वसूले जाएंगे, पेशवा स्नान की जगह VIP स्नान होगा। तो हम लोग उनकी वो बाइट सुन भी सकते हैं समीर जी कि वो क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल, इसको लेकर तमाम जगहों पर तमाम संगठनों की ओर से और बहुत सारे जो धर्माचार्य हैं उनकी ओर से बड़ा विरोध हो रहा है, लेकिन सरकार और मेला प्रशासन झुकने का नाम नहीं ले रहा है। सवाल यह है अमलेंदु जी कि अगर आने वाले दिनों में कुछ ही दिन बाद, अब ये पूर्णिमा के बाद माघ मेला समाप्त हो जाएगा, उसके बाद भी अगर शंकराचार्य वही मेला क्षेत्र में बैठे रहे तो फिर क्या होगा? हाँ, तब तो बहुत संघर्ष की स्थिति हो जाएगी। तो ये अब क्या उसी तरीके से वहां पर शंकराचार्य को भी हटाने की कोशिश होगी जैसे इको गार्डन में छात्रों को हटा दिया जाता है, या राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीबाज दी जाती है? हो सकता है समीर जी ऐसा भी किया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ऐसा होगा तो बीजेपी अपने ताबूत में आखिरी कील ठोकेगी उसको। हालांकि कल मथुरा में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल है उसने उसको लेकर ट्वीट किया है, विजुअल्स भी जारी किए हैं कि किस तरीके से वहां महिलाओं के साथ और सेवायतों के साथ जो जी हाँ बाकी बिहारी मंदिर में वहां किस तरीके से पुलिस घुस रही है। यानी अभी तक तो समीर जी मस्जिदों को जाकर अपवित्र किया जाता था पुलिस और पीएससी के द्वारा, अब मंदिरों को भी जाकर अपवित्र किया जा रहा है, शंकराचार्यों पर हमले हो रहे हैं। तो ये कैसा हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रहा है देश कि जहां मंदिर जो है वो भी सुरक्षित नहीं है, मंदिरों के अंदर जूते पहन के पुलिस के अधिकारी पहुंच रहे हैं और सेवायतों को धमका रहे हैं। मारपीट हुई, वहां कुछ सेवायतों के कपड़े फट गए। एक बार देखते हैं समाजवादी पार्टी ने जो ट्वीट किया है क्या लिखा है, और तमाम विजुअल्स और तस्वीरों को टैग करते हुए उन्होंने वो ट्वीट किया है। वहां पर कल जिस तरह से मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन गए और वहां लिख रहे हैं कि मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में पुलिस भेजकर महिलाओं से अभद्रता करवाई, गाली गलौज करवाई, पुजारियों सेवायतों के साथ अभद्रता और अपमानजनक व्यवहार हुआ, महिलाओं के साथ धक्का मुक्की हुई। ये शर्मनाक कृत्य करवा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और भाजपा की सरकार। इन्हें जो हिंदू रक्षक समझता है वो अपना इलाज करवाए। ये भाजपाई और आदित्यनाथ जी सिर्फ अपनी सत्ता रक्षक और भ्रष्टाचार संरक्षक हैं और कुछ नहीं। बाकी इनका हिंदुत्व और राष्ट्र प्रेम सब झूठा है, धोखा है और आडंबर एवं ढोंग है। और बांके बिहारी मंदिर को लेकर जिस तरीके से चल रहा है उसका भी सरकारीकरण किया जा रहा है अमलेंदु जी। उसके सुंदरीकरण को लेकर सेवायतों का लगातार वहां विरोध हो रहा है, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। और इधर जो हम लोग बात कर रहे थे पद्म पुरस्कारों की, उसको लेकर संजय राउत ने बड़ी एक टिप्पणी है, जो आप भगत सिंह कोश्यारी की चर्चा कर रहे थे उस पर उन्होंने कुछ बयान दिया है, ट्वीट भी किया है। और देखते हैं ट्वीट उन्होंने लिखा है कि मोदी सरकार ने इस सज्जन को यानी कोश्यारी को, क्योंकि महाराष्ट्र के वो राज्यपाल रहे और बड़े विवादित थे उस समय, मोदी सरकार ने इस सज्जन को लोकतंत्र और भारतीय संविधान की हत्या करने और महाराष्ट्र में शिंदे बीजेपी सरकार बनाने के लिए पद्म
पद्म भूषण उपाधि से सम्मानित किया। इस सज्जन ने छत्रपति शिवाजी महाराज और महात्मा फुले दंपति का अपमान किया था। बीजेपी महाराष्ट्र का अपमान करने वालों का सम्मान करती है, बहुत बढ़िया। इस सज्जन यानी उन्होंने कोश्यारी साहब की तस्वीर भी लगा रखी, कोश्यारी साहब की तस्वीर लगा रखी है। जैसा कि मैंने कहा समीर जी की सुबह 5 बजे इन्होंने लोकतंत्र बचाया था तो उसका इनाम दिया गया है। तो अब इस तरीके के इनाम सरकार चली भी नहीं, अजीत पवार फिर से बाहर चले